अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के एक नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सेल साइकिल। सेल साइकिल के टॉपिक्स को आप 8th क्लास में भी कवर करके आए हैं, दैट इज़ माइटोसिस एंड मियोसिस। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक सेल से दो सेल कैसे बनते हैं, या माइटोसिस के ज़रिए दो सेल या मियोसिस के ज़रिए एक सेल से चार सेल कैसे बनते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखें, जानदारों की बेसिक करेक्टरिस्टिक्स में से एक खासियत ये भी है कि वो अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। बड़े पैमाने के ऊपर हम रिप्रोडक्शन को देखें तो जानदार अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं, इंसान इंसान को पैदा करते हैं और जानवर जानवरों को पैदा करते हैं। ये बड़े पैमाने के ऊपर एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, तौलीद का अमल है। इसी तरीके से ये जानदारों को जो सबसे छोटी जिंदा चीज़ इनके अंदर पाई जाती है, सेल है। वो जानदारों का जिस्म सेल्स का बना हुआ होता है। वो सेल्स भी अपने जैसे नए सेल बनाते हैं और उन सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, वो ऑर्गेनेलीज भी अपने जैसे नए ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। कहने का मतलब ये है, तो सेल खुद क्या होता है, किसी भी जानदार के जिस्म में सबसे छोटी जिंदा चीज़ होती है और जानदारों के जिस्म सेल्स के बने होते हैं। और कुछ जानदार ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, तो वो सेल अपने जैसे नए सेल बनाता है। तो ये सब सुन के आपके जहन में प्रीवियस चैप्टर से रडोल्फ विर्चू का आइडिया आपके जहन में आ रहा होगा। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि नए सेल पुराने सेल की तकसीम से बनते हैं। तो वो भी एक्चुअली क्या बात कर रहे थे? सेल डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा जिस्म सेल्स का बना होता है और सेल अपने जैसे नए सेल बनाते हैं और वो भी आगे नए सेल बनाते हैं। और इस तरीके से एक सेल जब से पैदा होता है और आगे जाकर जब तकसीम होता है, तो उस दौरान जो भी इवेंट्स का, जो भी वाक़यात के तसलसल से गुजरता है, उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। समझ आ गई है? तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल इज़ द सीरीज ऑफ द इवेंट्स। सेल साइकिल एक वाक़यात का तसलसल है, मतलब कि सेल कुछ वाक़यात से गुजरता है एक सीक्वेंस के अंदर। फ्रॉम द टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस, उस वक्त से लेकर जब वो पैदा होता है, until it completes माइटोसिस, और जब तक वो माइटोसिस नहीं कर लेता और नए सेल प्रोड्यूसेस न्यू सेल और नए सेल पैदा नहीं कर सकता। मान लो ये एक हमारे पास सेल है, तो ये एक सेल है, इसने सेल डिवीजन करनी है या सेल साइकिल में से गुजरना है। तो ये खुद सेल भी पीछे किसी सेल से पैदा हुआ है और आगे ये दो सेल बना रहे हैं। तो ये पैदा होने से लेकर नए दो सेल बनाने के दौरान ये जिन सीरीज से, जिन इवेंट से गुजरा है, इन वाक़यात के तसलसल को हम कहते हैं सेल साइकिल। समझ आ गई है? तो यहाँ पर भी यही दिखाया गया है डायग्राम में। एक सेल है, वो एक वाक़यात के तसलसल से गुजरा है और अपने जैसा एक नया सेल पैदा कर लिया है। तो एक से अब ये दो बन गए हैं, तो इस पूरी सीरीज को हम कहते हैं ये है सेल साइकिल। तो लफ्ज़ साइकिल का मतलब हमें पता है कि एक चीज़ जब किसी साइकिल में एंटर होती है तो वो उस साइकिल में ऐसे घूमती रहती है। मतलब कोई भी सेल है, वो सेल साइकिल में अगर एंटर हो गया तो वो पैदा हुआ है, तकसीम होगा, वो फिर मज़ीद आगे पैदा हो गए हैं, तो फिर वो तकसीम हो गए। तो इस तरीके से एक तसलसल चलता रहता है, जिसको हम कहते हैं सेल साइकिल। तो अब हमने क्या किया है, इन वाक़यात के तसलसल को समझने के लिए पूरे सेल साइकिल को हमने दो फेजेस में तकसीम किया है। पहला फेज़ है हमारे पास इंटरफेज़, ठीक है, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। और दूसरा फेज़ है जो कि शॉर्ट टाइम के लिए आता है, माइटोटिक फेज़, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये है एक सेल, इसने अपने जैसे दो सेल बनाने हैं। तो इसको पहले अपने आप को बहुत बड़ा डबल करना पड़ेगा कि अपने जैसे दो बना सके। इसके लिए वो एक लंबे मरहले से गुजरता है और उस लंबे मरहले को हम कहते हैं इंटरफेज। फिर एक शॉर्ट टाइम के लिए वो अपने आप को दो में तोड़ देता है, माइटोसिस कर लेता है, और इसको हम कहते हैं माइटोटिक फेज। समझ आ गई है? तो अगर इस सेल ने अपने जैसे ये दो बनाने हैं, तो पहले इसको अपना साइज बड़ा करना पड़ेगा और अपने अंदर मटेरियल को, जो भी मौजूद है इसके अंदर, उसको भी डबल करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा। क्योंकि इसके जो दोनों डॉटर सेल है ना, वो चाहते हैं कि हमारे पास वो सब चीज़ें हों जो हमारे पेरेंट सेल के पास हैं। जाहिर है, इसने जब अपने जैसे दो बनाने हैं तो अपने आप को तो इसको एक मरहले से गुजार कर बड़ा करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, अपने ऑर्गेनेलीज को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोटीन्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए सेल साइकिल का तकरीबन 90% जो टाइम होता है, सेल अपने आप को तैयारी में गुजारता है कि वो आगे डिवीजन कर सके। तो उस तैयारी वाले फेज को हम कहते हैं इंटरफेज। समझ आ गई है? तो इंटरफेज में एक्चुअली सेल क्या करता है? इंटरफेज में एक्चुअली सेल ये करता है कि अपने आप को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द
डिवीजन। ठीक है, तो इंटरफेस की अगर हम बात करें सेल के अंदर, तो इंटरफेस के दौरान सेल के पास हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ग्रोथ उसकी बढ़ रही होती है, वो सारी अपनी न्यूट्रिशनल कंटेंट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है क्योंकि उसने साइज में बढ़ना है। ठीक है, तो हम अगर सिर्फ इंटरफेस को देखें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के सफ़र को देखें, जो कि ऑलमोस्ट सेल साइकिल का 90% बनाता है, और ये इंटरफेस को हमने अपनी आसानी के लिए 3 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि इंटरफेस के दौरान जो जो सेल के अंदर तब्दीलियां होती हैं या चीज़ें बनती हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकें, समझ सकें। तो इंटरफेस का पहला स्टेप क्या है, G1 स्टेप है, और G स्टैंड्स फॉर गैप 1 फेज है। एक्चुअली इंटरफेस को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो गैप 1 फेज के दौरान क्या होता है, सेल जो है वो अपने साइज में इजाफा करता है, अपने ऑर्गेनेलिस को डबल करता है, जो छोटी सबसेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं उसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, उनको दुगना करता है और अपने साइज में इजाफा करता है और प्रोटीन्स को सिंथेसिस करता है। यानी कि ये एक सेल है, ये G1 फेज से गुजरा है, यानी कि गैप 1 से गुजरा है। तो गैप 1 के दौरान वो क्या क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अपने अंदर प्रोटीन की तैयारी करता है, एंड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेली, अपने ऑर्गेनेलीज को भी पैदा करता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनकी अमाउंट को डबल करेगा, राइबोसोम की अमाउंट को डबल करेगा, एंड इंक्रीज इन साइज। जाहिर है ये सब जब डबल हो रहा है तो उसके साइज में भी इजाफा होता है। दिस इज गैप 1 फेज। फिर उसके बाद क्या होता है, सेल अपने अंदर मौजूद डीएनए की कॉपीज बनाता है, यानी कि रेप्लिकेशन का एक प्रोसेस चलता है, डुप्लीकेशन का एक प्रोसेस चलता है, जिसमें वो अपने क्रोमोसोम्स को डबल करता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज या एस फेज। समझ आ गई है? तो एस फेज, एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस फेज। तो गैप 1 के बाद क्या आ जाता है, एस फेज। एस फेज में क्या करता है, सेल डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स करता है एंड ग्रोज इन साइज, और मजीद साइज में इजाफा करता है। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम से क्या मुराद होता है कि यहाँ पर देखें उसके पास जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस हालत में है, और अभी तक गैप 1 से गुजरने के बाद भी क्रोमोसोम जो है वो इस हालत में है। ठीक है, लेकिन जो ही उसने एस फेज किया है, क्रोमोसोम्स की जो है वो बनावट कुछ इस ऐसी आपको नजर आ रही है, यानी कि डबल हो गया है। तो इससे मुराद ये नहीं है कि क्रोमोसोम की तादाद डबल हो गई है, याद रखना है कि फर्क सिर्फ इतना है कि इसके पास इसकी कॉपी है। कॉपी से मुराद ये नहीं हो जाएगा कि ये अब क्रोमोसोम 2 हैं, जब तक ये 7 है तो ये एक ही क्रोमोसोम है। जब ये आगे जाकर माइटोसिस होगी, ये डिवाइड होंगे, जब ये इनका सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तो तब जाकर ये 2 क्रोमोसोम कहलाएंगे। अभी ये जैसे एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, फर्क इतना है नंबर में इजाफा नहीं हुआ, डीएनए की अमाउंट में इजाफा हुआ है। समझ आ गई? इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आपको ऐसा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आपने 8 क्लास में पढ़ी हुई है, क्रोमोसोम का ये होता है सेंट्रोमियर, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। और ये जो होते हैं ये क्रोमाटिड्स कहलाते हैं, क्रोमोसोम के क्या कहलाते हैं, क्रोमाटिड्स कहलाते हैं। और जब हम सेंट्रोमियर को देखते हैं ना, एक्चुअली किसी भी क्रोमोसोम की तादाद को जब देखना है तो उसमें हम उसके सेंट्रोमियर को गिनते हैं। कहने का मतलब ये है, ये भी सेंट्रोमियर 1 है तो मतलब क्रोमोसोम 1 ही है, ये भी सेंट्रोमियर 1 है तो क्रोमोसोम 1 ही है, ये सेंट्रोमियर 1 है, एक ही क्रोमोसोम है। जब आगे जाकर माइटोसिस हम पढ़ेंगे और उसमें एनाफेज होगा तो वहां पर ये सेंट्रोमियर ब्रेक डाउन होगा और ये क्रोमाटिड्स अलग हो जाएंगे जो डबल हुए थे एस फेज के दौरान। तो ये फिर एक क्रोमोसोम इधर आ जाएगा और एक क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, तो फिर इसका भी सेंट्रोमियर इसका भी सेंट्रोमियर जुदा हो गए। अब ये 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, मतलब जब तक जुड़े हुए हैं वो एक क्रोमोसोम है, और जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो फिर ये कहलाते हैं 2 क्रोमोसोम। ऐसा क्यों होता है, माइटोसिस पढ़ेंगे उसके बारे में हम वहां पर बात करेंगे। अब एस फेज में उसने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट कर लिया, फिर अब क्या करेगा, वो G2 से गुजरेगा, गैप 2 फेज से गुजरेगा। अब गैप 2 के दौरान मजीद साइज में इजाफा करता है और वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है जो आगे माइटोटिक फेज में इस्तेमाल होंगी। समझ आ गई है? तो G2 फेज के दौरान सेल क्या करता है, मोर ग्रोथ अचीव करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एसेंशियल फॉर माइटोसिस, और माइटोसिस के लिए ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है जो आगे इस्तेमाल होगी स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से फिर एस फेज के बाद G2 फेज किया है। अब G2 फेज के बाद ये सेल माइटोटिक फेज करेगा या एम फेज करेगा और अपने आप को 2 में तकसीम कर देगा। अब ये जो सेल न्यू बना है इसी की तकसीम से बना है और इसको हम कहते हैं एम फेज। अब ये दोनों सेल आगे अपने अपने नए नए साइकिल में एंटर हो जाएंगे और ये सेल साइकिल ऐसे चलता रहेगा। समझ आ गई है? तो इसको एम फेज के दौरान क्या हो जाता है, सेल माइटोसिस करता है और एक सेल से 2 सेल सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है, इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। अब माइटोसिस कैसे होती है, मियोसिस कैसे होती है, इसकी तफसील इसी
चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब G0 फेज क्या होता है? क्या हमारी बॉडी के जानदारों के जिस्म के तमाम सेल्स जो होते हैं जानवरों के, वो हमेशा तकसीम होते रहते हैं? देखें, सेल हमेशा किसी सेल साइकिल का हिस्सा नहीं रहते, यानी कि हर वक्त तकसीम नहीं हो रहे होते। हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल ऐसे हैं जो बस एक बार बन गए तो आगे तकसीम होना बंद कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एक बार बन गए तो कुछ खास एक लम्हे के लिए, एक वक्त के लिए वो अपनी तकसीम को रोक देते हैं, फिर दोबारा से तकसीम शुरू कर देते हैं जब ज़रूरत होती है। और कुछ ऐसे सेल होते हैं जो हर वक्त हमारे जिस्म में तकसीम हो रहे होते हैं। समझ आ गई है? तो G0 फेज से मुराद क्या होता है? जो सेल आगे जाकर अपनी तकसीम को रोक लेता है तो वो एक फेज में चला जाता है, उसको हम कहते हैं G0 फेज। अब सेल तकसीम नहीं हो रहा, G0 फेज है, तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी के लिए G0 फेज में रहते हैं, तकसीम होना बंद कर देते हैं। जैसे हमारे पास हो गए हमारे बॉडी के नर्व सेल या न्यूरॉन सेल, जो हमारा नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, ये कभी तकसीम नहीं होता। और कुछ ऐसे सेल होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर G0 फेज में चले जाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो वापस अपने सेल साइकिल वाले फेज में, यानी कि डिवीजन वाले माइटोटिक फेज में, यानी कि तकसीम होना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे जिगर के सेल हो गए, ठीक है, हमारी किडनी के सेल हो गए, तो ये G0 फेज से वापस सेल साइकिल में एंटर हो सकते हैं। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो लगातार सेल साइकिल का हिस्सा रहते हैं, जैसे हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ के सेल हो गए, तो ये हमेशा सेल डिवीजन करते रहते हैं और इनको हम कहते हैं ये कभी G0 फेज में दाखिल नहीं होते। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल। इसमें किसी बात की समझ नहीं है तो सवाल पूछना है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ईजी हैं, जस्ट उनको समझना है आपने। तो इसमें किसी बात की समझ नहीं है तो सवाल पूछना है।